रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मुझे जिस बात का घमंड था, आज वो घमंड टूटकर चूर चूर हो गया। मैं तो बर्बाद हो गई। मैंने क्या कहा था तुमसे, पर तुम्हें ही बहुत गुरूर और घमंड था ना इनके ऊपर। अब देख लिया ये कैसे हैं। हाँ हानिया, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब तुम्हें समझ आ रहा होगा अमायरा मेरा दर्द। जब तुम इस घर में पहली बार इनके साथ आई थी तो तुम्हें देखकर मुझे कैसा लगा होगा। हाँ, मुझे सब समझ आ रहा है हानिया, लेकिन अब मैं क्या करूँ। अब मुझे ये सब इतना अजीब नहीं लग रहा। इसके अंदर भी मुझे एक अमायरा नजर आ रही है। मुझे आज भी याद है जब ये अमायरा को पहली बार घर लेकर आए थे तो इसने भी ऐसे ही तेवर दिखाए थे। हानिया किचन में खाना बना रही होती है और खुद से बातें करते हुए बोलती है। जल्दी जल्दी खाना बनाना होगा, वो आते ही होंगे और आते ही कहेंगे हानिया खाना बन गया, और मैं उनसे झूठ बोलते हुए कहूँगी जी खाना तैयार है, आप फ्रेश होकर आ जाइए, मैं इतने पर टेबल पर खाना लगा देती हूँ। बस हानिया कितनी बातें करेगी, जल्दी से खाना बना ले। ऐसा कहकर हानिया जल्दी से खाना बनाने लगती है और कुछ ही देर में खाना बनाकर तैयार कर लेती है। हानिया खाना बनाकर टेबल पर लगा देती है, पर अभी तक संजय ऑफिस से घर नहीं आया होता और उसके इंतजार में हानिया वही टेबल पर बैठी हुई सो जाती है और रात के 2 बज जाते हैं। हानिया की आँख खुलती है और वो घड़ी की तरफ देखती है और खुद से बोलती है कितना टाइम हो गया, लेकिन ये अभी तक आए क्यों नहीं। मैंने भी इन्हें फोन नहीं किया और ऐसे ही सो गई। चलो अब कर लेती हूँ। हानिया संजय को कॉल मिलाती है, लेकिन संजय कॉल नहीं रिसीव करता। इससे हानिया और परेशान हो जाती है और खुद से बोलती है ये फोन क्यों नहीं उठा रहे, ये ठीक तो है ना। भगवान प्लीज उन्हें कुछ होने मत देना, उनकी रक्षा करना। अब मैं क्या करूँ, पुलिस के पास जाऊँ, क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एक काम करती हूँ, उनके ऑफिस के दोस्तों से पूछती हूँ। हानिया संजय के दोस्तों को कॉल मिलाने की सोचती है, लेकिन इससे पहले कि वो दोस्तों को कॉल कर पाती, उसके घर की डोरबेल बजती है और फिर वो खुद से बोलती है लगता है कि वो आ गए। हानिया अपना फोन वहीं रखकर गेट खोलने जाती है। जैसे ही वो गेट खोलती है तो उसे सामने संजय खड़ा हुआ नजर आता है। हानिया उसके गले लग जाती है और उससे बोलती है कहाँ रह गए थे आप? पता है मुझे आपकी कितनी चिंता हो रही थी, आप अपना फोन भी नहीं उठा रहे थे। हानिया जैसे ही चुप होती है, अमायरा उसके सामने आती है और वो हानिया से बोलती है ये मेरे साथ थे, इसलिए इन्हें आने में देर हो गई। ये कौन है और ये शादी के जोड़े में आपके साथ क्या कर रही है? मैं इनकी पत्नी हूँ, हमने आज शादी की है। नहीं, ये नहीं हो सकता। इनकी पत्नी तो मैं हूँ। आप इनसे कुछ कहिए ना, ये क्या बोली जा रही है? अरे ये क्या कहेंगे, इनकी मर्जी से ही तो शादी की है हमने। ये सच बोल रही है क्या? हाँ, ये सच बोल रही है। मैंने इससे अपनी मर्जी से शादी की है, पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस घर से नहीं निकालूंगा। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा कि ये जानने के बाद मेरा क्या होगा? मैंने कहा ना कि तुम हमारे साथ इसी घर में रहोगी, मैं तुम्हें अपने आप से दूर नहीं करूँगा। ये इसी घर में रहेंगी? हाँ, इसी घर में रहोगी और वो भी हमारे साथ। पर चलेगी तो हमेशा मेरी ही। वो तुम आपस में डिसाइड कर लेना। चलो अब अंदर चलते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। हानिया, तुमने खाना बना लिया ना? बना ही लिया होगा। ऐसा कभी हुआ है क्या कि तुमने मेरे लिए खाना ना बनाया हो? हाँ, बना दिया था, पर आप अपने साथ मेहमान लेकर आएंगे ये मुझे नहीं पता था। बता देते तो थोड़ा एक्स्ट्रा बना लेती। सॉरी यार, मैं सोच रहा था कि तुम्हें बता दूं, फिर मैंने सोचा कि तुम्हें सच बता दूंगा तो तुम मेरे लिए खाना भी नहीं बनाओगी। चलो अब जल्दी से सबके लिए खाना लगा दो, मैं फ्रेश होकर आता हूँ। ऐसा कहकर संजय अपने कमरे में चला जाता है। उसके जाने के बाद अमायरा हानिया से बोलती है खाने में क्या बनाया है तुमने? तुम पागल वागल हो क्या कुछ? मैंने ऐसा क्या पूछ लिया तुमसे जो तुम मुझे पागल कह रही हो? मैं तुम्हारी सौतन हूँ और तुम मुझसे ही पूछ रही हो कि खाने में क्या बनाया है। शर्म आती है तुम्हें? यार देखो, मैं ना इतने फालतू के चोचले नहीं पालती। अगर शर्म ही करनी होती तो संजय से शादी ही क्यों करती। अब जल्दी से बता दो कि खाने में क्या बनाया है। आलू गोभी और पूरी बनाई है। अरे वाह, सुनकर ही मजा आ गया। अच्छा तो तुम जल्दी से खाना लगा दो, बड़ी भूख लग रही है मुझे। कितनी बेशर्म हो तुम। बैठो, अभी लेकर आती हूँ। हानिया किचन में चली जाती है और खाना गर्म करके उनके लिए लेकर आती है। फिर वो दोनों मिलकर खाना खा लेते हैं। खाना खाने के बाद संजय हानिया से बोलता है अरे तुम नहीं खाओगी खाना? आप ही खा लो,
वही बहुत है। और वैसे भी मेरी भूख ने तो अपना दम तोड़ ही दिया है। अच्छा अच्छा, चलो कोई बात नहीं, अब सोने के लिए चलना चाहिए। हाँ बेबी, जल्दी चलो ना, आज हमारी सुहागरात है वैसे भी। अच्छा हानिया, थैंक यू, खाना बहुत अच्छा बना था सच में। ऐसा कहकर अमायरा संजय को लेकर कमरे में चली जाती है। हानिया वहीं खड़ी रहकर उन्हें देखते रह जाती है और खुद से कहती है, ये सब क्या हो गया है मेरे साथ? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरी आंखों के सामने ये एक लड़की से शादी करके घर में ले आए और अब वो उसके साथ हमारे कमरे में सोने के लिए चले गए। अब मैं क्या करूं? ऐसा कहकर हानिया दूसरे कमरे में जाकर सो जाती है। फिर ऐसे ही समय गुजरने लगता है। हानिया अमायरा के साथ रहने लगती है। उसके साथ रहना उसकी मर्जी नहीं बल्कि उसकी कमजोरी बन चुका था। वो संजय का घर छोड़कर कहीं नहीं जा सकती थी। ऐसे ही एक दिन संजय ऑफिस चला जाता है तो हानिया घर के सारे काम खत्म करके खाना खाने बैठी ही थी कि तभी अमायरा उसके पास आती है और वो आकर उसके पास बैठकर उससे बोलती है, क्या कर रहे हो? आ गई चुड़ैल। कुछ नहीं, बस खाना खा रही हूँ। तुमने खा लिया ना? मैं भी खा लूँ चैन से? हाँ हाँ जरूर खाओ, मैंने तो तुम्हें रोका ही नहीं। कुछ चाहिए तुम्हें मुझसे? नहीं नहीं, वैसे भी सब कुछ तो मैं तुमसे पहले से ही ले चुकी हूँ। मुझे तुमसे कुछ पूछना था। क्या पूछना है? अरे पहले खाना तो खा लो, फिर तसल्ली से पूछ लूंगी और तुम आराम से जवाब भी दे पाओगी। ठीक है, मैं खाना खाकर तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगी। अमायरा वहाँ से कमरे में चली जाती है और उसके जाते ही हानिया खुद से बोलती है, क्या बात करनी है इसको मुझसे? जाकर देखती हूँ। हानिया जल्दी से अपना खाना खत्म करके अमायरा के पास उससे मिलने जाती है और हानिया उससे बोलती है, हाँ बोलो, क्या बात करनी थी तुम्हें मुझसे? अरे अंदर तो आ जाओ, आराम से बैठ जाओ, फिर बताती हूँ। हाँ आ गई अंदर, अब बोलो। मुझे जानना था कि तुम संजय से कैसे मिली थी। क्यों, क्या करोगी ये जानकर? अरे करना तो कुछ नहीं है, बस ऐसे ही जानना चाहती हूँ। हम कॉलेज में मिले थे, हमारी लव मैरिज हुई थी। जब मैंने इनको पहली बार देखा था तभी इनको अपना सब कुछ मान लिया था। बहुत टाइम लगा मुझे इनको अपने दिल की बात बताने में, पर जैसे तैसे मैंने इन्हें अपनी दिल की बात बता ही दी। इन्होंने मुझे और मेरे प्रपोजल को भी एक्सेप्ट कर लिया। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। मैं समझ सकती हूँ, बहुत अच्छा लगा होगा ना तुम्हें। वैसे तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तुमसे ये सब इसलिए पूछ रही थी क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि कहीं मेरी तरह ही तुम्हें भी तो संजय ने प्रपोज नहीं किया था, लेकिन मुझे पता चल गया कि उसने तुम्हें प्रपोज नहीं किया था और मैं वो पहली लड़की हूँ जिसके सामने उसने ये प्रस्ताव रखा था। यहाँ से पता चलता है कि वो मुझसे कितना प्यार करता है और मैं उससे। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैंने तो प्यार कभी किया ही नहीं उन्हें। नहीं हानिया, ऐसी कोई बात नहीं है, तुमने भी प्यार किया था, लेकिन जैसा प्यार मैं संजय से करती हूँ और वो मुझसे करता है ना, ऐसा कोई किसी से नहीं कर सकता। अपने प्यार पर भरोसा होना बहुत अच्छी बात है अमायरा, लेकिन घमंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ये टूटता है ना तो सब कुछ बिखर कर रह जाता है और कोई आवाज तक नहीं होती। अरे ऐसा होगा जब ना, मुझे पूरा यकीन है ऐसा नहीं होने वाला। भगवान करे जैसा तुम कह रही हो वैसा ही हो। अमायरा की हालत बहुत खराब हो जाती है तो हानिया उसे संभालते हुए बोलती है, शांत हो जाओ अमायरा, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारा दर्द। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। इन्होंने एक बार फिर ये काम कर दिखाया। मुझे तो समझ नहीं आता कि ये ऐसा कर क्यों रहे हैं। अब हम क्या करें हानिया? क्या कर सकते हैं अमायरा हम इसमें? जो मैंने किया था तुम्हारे टाइम पर वही तुम इसके साथ करो। अपना लो इसे, समझौता कर लो अपनी किस्मत के साथ, क्योंकि तुम भी इनसे इतना ही प्यार करती हो और मैं भी, और अब तो एक और आ गई है। बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ लेकिन उसके साथ कभी नहीं। तो क्या करोगी तुम? या तो मैं उसे इस घर से बाहर कर दूंगी या फिर खुद इस घर से बाहर चली जाऊंगी। अमायरा संजय के पास जाती है और उससे बोलती है, तुम इसे घर के बाहर कर रहे हो या नहीं? ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है फिर क्या करोगी तुम? देखते जाओ। अमायरा संजय और उसकी नई पत्नी को घर से निकाल देती है और दरवाजा बंद कर देती है। जिसके बाद एक दिन हानिया और अमायरा बातें कर रही होती है। हानिया अमायरा से बोलती है, अच्छा अमायरा, तुम्हें क्या लगता है वो दोनों इस वक्त कहाँ होंगे? कहीं भी हो यार,
मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम इस बारे में क्यों बात कर रही हो? तुम्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ रहा उन्हें घर से निकाल कर? नहीं यार, तुम्हें पड़ रहा है तो तुम जा सकते। नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ तुम्हारे साथ। हाँ तो आराम से खाना खाओ और आराम से रहो बस। ठीक है मेरी प्यारी सौतन। हर्ष सपने में अपनी पत्नी को बाहों में लेकर लेटा होता है, लेकिन हकीकत में वो तकिए को अपने सीने से लगाकर नींद में रजाई के साथ बेड से गिर जाता है और वो तकिए को हाथ में लेकर बड़बड़ाते हुए बोलता है, मेरी सपनों की रानी कब आएगी तू? मेरी ये सर्दी की रातें मुझे अकेला पाकर बहुत सताती हैं। मैं बहुत बेताबी से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। अब तो चलिए आ मेरी इस मखमल की रजाई में। उसको बड़बड़ाता हुआ देखकर उसकी माँ नेहा हाथों में बेलन लिए उसे जगाने के लिए कमरे में आती है और उसकी बातें सुनकर और तकिए को उसकी बाहों में देखकर उसके कान खींचते हुए बोलती है, अरे बेशरम, जरा उस तकिए पर रहम कर ले, दम घुट जाएगा उसका। तेरी ये रोज रोज की हरकतों से तो मैं परेशान हो गई हूँ। ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और ये नालायक है कि तकिए और रजाई के साथ रोमांस करने में लगा हुआ है। कान छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है माँ। मैंने क्या कर दिया जो सुबह सुबह मेरी रिमांड ले रही हो? क्या कर दिया ये पूछ, क्या नहीं किया। अब मुझे ही तेरे लिए लड़की का इंतजाम करना पड़ेगा। लड़की? क्यों? कब? किस लिए? तेरी शादी कराने के लिए, और क्या। अब ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा क्योंकि लड़कियां तो तुझे भाव देने से रही, तुझे देखकर बेइज्जती अलग मार देती होंगी। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? अरे आप मुझे ऐसे कैसे कह सकती हैं? अभी गर्लफ्रेंड नहीं है तो क्या हुआ? लाइन लगा दूंगा मैं, लाइन। लड़कियां मेरे नाम के पोस्टर लेकर ना नारे लगाती हुई रैलियां निकालेंगी पूरे ऑफिस में। बस मैं ही तो इकलौता हैंडसम एंड माचो मैन हूँ। मेरे सामने क्या वरुण, क्या टाइगर। बस हो गया तेरा, या अभी और फेंकना बाकी रह गया? जल्दी से बिस्तर और रजाई तय लगा कर रख दे, मैं पराठे तैयार करके नीचे टेबल पर लगा रही हूँ। रजाई और बिस्तर से तो बस एक ही ख्याल आता है मुझे। ओह माय डार्लिंग, इट्स टू कूल। थैंक यू मेरा साथ देने के लिए इन तन्हा तन्हा रातों में। हर्ष बिस्तर और रजाई को तय करके रख देता है। कुछ देर बाद वो नहा धोकर नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर जाता है, जहाँ पहले से ही नेहा उसका इंतजार कर रही थी। वो अपने फोन में हर्ष के लिए शादी.com पर लड़कियों की फोटो देख रही थी। हर्ष उसे फोन चलाते हुए देखकर बोलता है, क्या हो रहा है माय स्वीट हार्ट? तू पराठे खा, मैं कोई जरूरी काम कर रही हूँ। ओ भाई साहब, बिजनेस लेडी। अच्छा, ये लड़की कैसी रहेगी तेरे लिए? एमए कर रही है लड़की, कमाती भी है। तेरी रजाई गर्म करने के लिए यही लड़की परफेक्ट रहेगी मेरे हिसाब से। अरे माँ, ऐसे कैसे आप इसे परफेक्ट बोल रही हैं? मुझे ढंग से तो देख लेने दीजिए। अब क्या इसका डीएनए टेस्ट करेगा तू? अरे माँ, शादी ब्याह में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बस बस, तू खा और निकल ऑफिस के लिए। हर्ष नाश्ता करके ऑफिस चला जाता है और शाम होने पर वो घर आकर नेहा से गपशप करते हुए बोलता है, हाँ माँ, ढूंढ ली आपने मेरे लिए लुगाई? हाँ, दिन भर यही तो कर रही थी। 3-4 लड़कियाँ सिलेक्ट की है, तू देख, जिसे पसंद करेगा उससे ब्याह रचा देंगे। हर्ष नेहा के फोन में उन लड़कियों में से अंकिता की फोटो को पसंद करता है और कुछ ही दिनों में उन दोनों की शादी भी हो जाती है। शादी के बाद जब हर्ष उसके करीब सोने की कोशिश करता है तो हर बार वो कोई ना कोई बहाना बनाकर हर्ष को अपने बिस्तर से दूर कर दिया करती। ऐसे ही कुछ दिन तो बीत जाते हैं और ये सिलसिला जारी रहता है, बल्कि उन दोनों के बिस्तर भी अलग हो जाते हैं। हर्ष जहाँ जमीन पर चटाई और कंबल लेकर सोता, तो वही अंकिता बेड पर रजाई में अकेले सोया करती। ये सब देखकर एक दिन नेहा अंकिता से परेशान होकर पूछती है, क्या हुआ बेटा? हर्ष और तेरे बीच सब ठीक तो है ना? हाँ जी माँ जी, हमारे बीच सब कुछ ठीक है। क्या बात है? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं हर्ष से ही पूछ लूंगी। नेहा वहाँ से चली जाती है और हर्ष के पास जाकर बोलती है, अरे क्या हुआ तुम दोनों को? आपस में लड़ भिड़ तो नहीं गए? अरे क्या हुआ माँ? अरे कौन लड़ भिड़ रहा है यहाँ? अरे तुम ही दोनों। कौन दोनों? बहू और तू, और कौन? अरे नहीं माँ, वो तो बस ऐसे ही, कोई और बात है। क्या बात है, मुझे भी बता, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। माँ, अभी अंकिता की नई शुरुआत है इस घर में, इसीलिए वो इतनी जल्दी सब कुछ नहीं चाहती। बस इसीलिए हमारे बिस्तर अलग हैं। ठीक है,
अगर ऐसी ही बात है तो मैं ही कुछ करती हूँ। नेहा इतना बोलकर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है और बहुत देर तक सोचने पर वो उन दोनों को पास लाने का एक प्लान बनाती है। वो 3-4 चूहे पकड़कर चूहेदानी में रखती है और रात होने पर वो हर्ष और अंकिता के कमरे में उनको छोड़ देती है। जब अंकिता और हर्ष अपने कमरे में सोने के लिए जाते हैं, तब चूहों की चूचू और अफरा तफरी देखकर अंकिता और हर्ष की नींद खुल जाती है और काफी देर तक वो दोनों परेशान होते हैं। थोड़ी देर बाद अंकिता रजाई को फेंकते हुए चिल्लाती है, मम्मी, मेरी रजाई में चूहा घुस गया, प्लीज कोई निकालो इसे, कोई है? तुम शांत हो जाओ अंकिता, कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक चूहा ही तो है। वो मेरी रजाई में घुस गया और मैं रजाई में नहीं सोऊंगी। अच्छा, अब तुम मुझे सारी रात ऐसे ही पकड़े हुए खड़ी रहोगी तो मैं कैसे उस बदमाश चूहे को भगाऊंगा? ओह सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। अरे अच्छा हुआ ध्यान नहीं दिया, कम से कम एक कदम आगे तो पहुंची तुम। अच्छा ठीक है, पर उससे पहले चूहे को मेरी रजाई से भगाओ। अभी रुको। हर्ष नीचे पड़ी रजाई को उठाता है और उसे झाड़ते हुए वापस अपने बेड पर रखते हुए बोलता है, कहाँ है आपका चूहा मैडम जी? पूरी रजाई छान मारी मैंने, कहीं तुमने मुझे गले लगाने के लिए चूहे का बहाना तो नहीं बनाया? मैं ऐसा क्यों करूँगी भला? मुझे कोई शौक थोड़ी ना है तुमसे चिपकने का। झूठ मत बोलो। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। अच्छा तो ठीक है, तुम मेरी प्यारी रजाई के साथ सो जाओ, मैं नीचे तुम्हारे कंबल और चटाई पर सो जाता हूँ। वैसे तुम्हें ठंड तो बहुत लगती होगी ना? अब लगती तो है, लेकिन क्या फायदा, मेरी बीवी ने प्रतिज्ञा जो ली उसमें भागीदार मुझे भी बनना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने वो प्रतिज्ञा हम दोनों की भलाई के लिए ही तो ली थी। और वैसे भी अब तो मैं तुम्हारे पास आ ही चुकी हूँ, तो सोच रही हूँ कि अपना फैसला बदल दूँ। क्या सच में? मजाक तो नहीं ना? हाँ, तुम भी मेरे साथ बेड पे सो सकते हो। क्या बात है, मेरे तो अरमानों की डोली नहीं डोला उठ गया। ओहो, इतनी खुशी, बाप रे बाप। चूहे ने रजाई में एंट्री मारी या नहीं मारी मुझे नहीं पता, पर मेरा काम बनाकर चला गया। आई लव यू लिटिल माउस। हर्ष इतना बोलकर रजाई में अंकिता के साथ सोता है और अगली सुबह उठकर ऑफिस के लिए रेडी हो जाता है। तभी उन दोनों को डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए नेहा बुलाती है और दोनों एक साथ नाश्ता करते हैं। और तभी नेहा उन दोनों के सामने चूहे की बात छेड़ते हुए बोलती है, अरे घर में चूहे बहुत हो गए, सारी रात सोने नहीं दिया, तुम्हारे कमरे में भी हैं क्या? नेहा की इतनी बात सुनकर हर्ष और अंकिता दोनों बहुत तेज हंसने लगते हैं और नेहा उनकी हंसी से ही समझ जाती है कि उसका प्लान काम कर गया। वो भी उन दोनों के साथ एंजॉय करती है। निशा 2022 की पहली सुबह जल्दी से नहाकर अपनी सास कुंती के कमरे में जाती है और उनके पैर छूकर बोलती है, माँ जी, आपको नए साल की ढेर सारी बधाइयाँ। हैप्पी न्यू ईयर मेरी प्यारी माँ जी। अरे बस ज्यादा खुश मत हो, नया साल आया है, मेरा पोता या पोती नहीं। वैसे भी तूने पिछला साल भी बर्बाद किया और ये भी कर दियो। क्या माँ जी, हमेशा ही बस ऐसे ताने देती रहती हो। अरे कम से कम आज के दिन तो बख्श दो। अरे आज नए साल का पहला दिन है, आज ही ताने देती रहोगी यानी कि पूरा साल मुझे ताने ही मिलेंगे। अरे तो वैसे भी तेरी हरकतें भी ना ताने खाने वाली ही हैं। साल बर्बाद और समय बर्बाद करने के सिवा तो तूने कुछ किया नहीं। नौकरी के चक्कर में मुझे दादी बनाने का सुख नहीं दे सकती। माँ जी, मुझे आपसे बहस नहीं करनी है और बच्चा मैं कर लूंगी जब मुझे करना होगा, फिर चाहे आप मुझे साल बर्बाद करने का ताना ही क्यों ना मारती रहो। निशा थोड़ी उखड़ी सी होकर वापस अपने कमरे में जाती है, जहां उसका पति सैम उसे प्यार से गले लगाकर बोलता है, अरे मेरी जान, नया साल मुबारक हो। इस साल को हम पिछले साल से भी ज्यादा रोमांटिक तरीके से मनाएंगे। जी, आपको भी मुबारक हो नया साल। अरे इतनी रूखी सी विश, क्या हुआ? मेरी जान की नए साल की सुबह किसने खराब करी? कौन करेगा, माँ जी ही है बस। मैंने उन्हें इतने प्यार से न्यू ईयर विश किया, लेकिन उन्होंने फिर से मुझे पिछला साल बर्बाद करने का ताना मार दिया और ये भी कह रही थी कि ये साल भी बर्बाद करेगी। अरे बेबी, माँ की बातों को दिल पर मत लिया करो। अरे वो थोड़े पुराने ख्यालात की हैं। उनके लिए शादी के पहले साल में बच्चा आ जाए वो ही सही होता है। अब उनके सही लगने के चक्कर में मैं अपनी शादीशुदा जिंदगी थोड़ी ना बर्बाद कर लूंगी।
माँ बनना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। पहले हम ठीक से पति पत्नी तो बन जाए, लेकिन उनके हिसाब से तो ये साल बर्बाद है। अरे बाबा बस, अच्छा गुस्सा मत हो। चलो आज कहीं घूमने चलते हैं, तुम्हारा न्यू ईयर अच्छा बनाते हैं। सैम किसी तरह निशा को मनाकर आज घूमने जाने का प्लान बनाता है। कुछ देर बाद निशा भी दिन का खाना बनाने के बाद तैयार होने जाती है और जैसे ही वो तैयार होकर सैम के साथ बाहर जाने लगती है, तभी दरवाजे से उनकी पड़ोसन सीमा उनके घर आकर कुंती से बोलती है। नए साल की बधाई हो कुंती, और निशा बहू तुमको भी, और सैम बेटा तुमको भी। सेम टू यू आंटी जी। आओ आओ सीमा बहन, कैसे आना हुआ? माँ जी पहले मेरी बात सुन लीजिए। मैंने दोपहर का खाना बना दिया है, हम दोनों शाम तक आ जाएंगे। और हाँ, आने के बाद मैं खाना भी बना दूंगी और बाकी घर का सारा काम हो चुका है। ठीक है बहू, जता मत, अब जाओ तुम दोनों। जाते जाते भी सास का ताना सुनकर निशा सैम को घूरने लगती है। तभी वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले जाने लगता है, लेकिन जाते हुए निशा के कानों में सीमा की आवाज आती है, जो कुंती से बोलती है। अरे कुंती, तेरी बहू की शादी को तीसरा साल लगने लगा है ना? हाँ, इस साल के अंत में हो जाएंगे 3 साल। तो पिछला साल भी ऐसे ही गुजार दिया। बच्चे नहीं करने हैं क्या इनको? तुझे भी अपने पोते पोतियों से खेलने का मन नहीं है क्या? अरे सीमा बहन, क्या बताऊं, मैंने तो बहू के आने पर ही ख्वाब सजा लिए थे बच्चे के, लेकिन मेरी बहू है ना, इसको तो बस साल बर्बाद करना आता है। देख ले, कहीं समय ज्यादा हो गया तो जिंदगी ही बर्बाद ना हो जाए सैम की। सीमा और कुंती की बातें वहाँ खड़ी निशा सुन लेती है, जिसके बाद वो गुस्से में तिलमिलाती हुई बाहर खड़ी गाड़ी के पास जाकर सैम से बोलती है। देख लिया अपनी माँ को? अरे अब वो पड़ोसियों के सामने भी ये टेप रिकॉर्डर बजाने लगी है अपना, कि मेरी बहू को बस साल बर्बाद करना आता है। अरे आप ही बताओ कि बच्चा पैदा करना ना करना वो मेरी मर्जी है ना, और इसमें आपकी मर्जी भी तो शामिल है। मैं अकेली थोड़ी ना हूँ इस फैसले में। हाँ बेबी, मैं भी नहीं चाहता अभी बच्चा। अरे बिना किसी तैयारी के, उसकी फ्यूचर प्लानिंग किए बिना बच्चा थोड़ी कर लेंगे। अरे तो ये बात अपनी माँ को क्यों नहीं समझाते? वो हमेशा ही मुझे ताने दे देकर मेरी जान सताती रहती है। बेबी तुम गुस्सा मत करो, मैं माँ से बात करूँगा। अभी चलो हम चलते हैं। सैम निशा को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है, जहां वो दोनों साथ में लंच करते हैं। दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबे होते हैं। रेस्टोरेंट में ही वो डांस फ्लोर पर जाकर कपल डांस करते हैं और शाम होते ही वो एक झील के किनारे सनसेट देखने लगते हैं। साथ ही निशा कुंती के लिए एक शॉल भी लेती है और कुछ देर बाद दोनों अपना दिन एंजॉय करके घर आते हैं, जहां कुंती हमेशा की तरह उनसे उखड़ी ही रहती है। निशा उसके लिए लाई गरम शॉल उसको देते हुए बोलती है। माँ जी ये देखिए, मैं आपके लिए शॉल लेकर आई हूँ, कैसी है? बहू, शॉल तो मेरे पास बहुत है, लेकिन बस पोता या पोती नहीं है। जिस दिन वो दे देगी ना, मैं खुश हो जाऊंगी। कुंती इतना बोलकर अपने कमरे में चली जाती है और निशा भी फिर बिना बहस किए अपने कमरे में जाकर सो जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और नए साल को आए भी अब 6 महीने हो जाते हैं। एक सुबह कुंती की बेटी निधि का कॉल आता है, जो अपनी माँ बनने की खुशखबरी देती है। ये सुनकर कुंती फोन पर बोलती है। मुबारक हो मेरी बेटी, 4 साल हुए हैं तेरी शादी को और तेरी दूसरी संतान होने वाली है। और यहाँ देख अपनी भाभी को, 3 साल होने वाले हैं शादी को, लेकिन इसने तो समय बर्बाद किया है। पिछला साल भी ऐसे ही बर्बाद किया और ये साल भी आधा कर चुकी है। शायद इसने तो कसम खाई है कि मेरे जीते जी मुझे बच्चे की शक्ल नहीं दिखाएगी। कुंती की ये बातें सैम सुन लेता है, जिस पर वो अब बिना बोले नहीं रह पाता और अपनी माँ से फोन लेकर फोन काटता है और अपनी माँ को बोलता है। माँ क्या है ये सब? आप हर जगह सिर्फ यही ढिंढोरा क्यों पीटती रहती हैं कि निशा ने साल बर्बाद किया, साल बर्बाद किया। अरे शादी के 1-2 साल के अंदर बच्चे ना करना साल बर्बाद करना नहीं कहलाता। आप जानती भी हैं, एक बच्चे को इस दुनिया में लाने से पहले कितनी चीजें सोचनी पड़ती हैं। हाँ, तो तुम लोग बहुत सोचते हो। अरे वैसे भी सोचना क्या पड़ता है, अगर बच्चा होता है तो पल भी जाता है किसी भी तरह। और वैसे भी हर बच्चा अपनी किस्मत लेकर ही आता है, तुम सोचकर बदल नहीं सकते कुछ भी। निशा भी सब सुन रही थी
और अपनी सास की इस बात का जवाब देते हुए वो बोलती है। माँ जी, हम अपने बच्चे को किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ना चाहते। वो जिस दिन से दुनिया में आएगा उसके भविष्य बनाने से लेकर उसकी हर एक जिम्मेदारी हमें ही तो उठानी है। बिना किसी तैयारी के हम बच्चे को कैसे किस्मत के भरोसे ले आए? हाँ, तुम दोनों ही ज्यादा मॉडर्न हो। मैंने तो कोई तैयारी नहीं की थी, लेकिन फिर भी तू पल ही गया ना। आज तेरे अंदर कोई कमी है क्या? माँ, आपने और पापा ने मुझे सब दिया, मेरी सभी ख्वाहिशों को पूरा किया। मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन आज के जमाने के हिसाब से मैं बाकी लोगों से पीछे हूँ। अगर बचपन से अच्छी पढ़ाई करता तो नौकरी भी ज्यादा सैलरी वाली होती। मैं ये नहीं कह रहा कि आपने कमी छोड़ी, वो समय ही ऐसा था, लेकिन मैं अपने बच्चे को ये समय नहीं दिखाना चाहता। तुम दोनों से बहस करना ही बेकार है। हटो, मुझे मेरे कमरे में जाने दो। कुंती बिना बात को समझे अपने कमरे में चली जाती है। कुछ समय ऐसे ही गुजरता है। कुंती निशा से सही से बात नहीं करती थी और सैम से भी उखड़ी उखड़ी रहती थी। कुछ महीनों बाद सैम की बहन निधि 7 महीने की गर्भावस्था में अपने मायके आकर बोलती है, माँ, हम बहुत मुसीबत में हैं। माँ, क्या हुआ मेरी बेटी? बात क्या हुई? और तो इस हालत में यहाँ कैसे आई अकेले? छोटू कहाँ है? वो अपनी दादी के पास है। मैं बहुत परेशान थी, इसलिए यहाँ आ गई। माँ, 2 महीने पहले इनकी नौकरी भी चली गई और साथ ही इन्होंने कोई सेविंग्स नहीं की हुई थी। जो था छोटू के होने पर उसके जन्मदिन वगैरह पर लगा दिया था। अब तो कुछ समय में घर का राशन भी खत्म हो जाएगा और मेरा होने वाला बच्चा, इसके खर्चे, इसकी जिम्मेदारियां उठाने लायक तो हम है ही नहीं। इसलिए मेरी सास ने बच्चा गिराने की सलाह दी है। माँ, पागल है वो। बच्ची को गिराना कानूनन जुर्म है और 7वें महीने में आकर ऐसा करना आपकी जान को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। ऐसा बिल्कुल मत करना दीदी। हाँ दीदी, और अब ये बच्चा इस दुनिया में आपको लेकर ही आना पड़ेगा। पहले तो आपने सोचा नहीं, अब जब कुछ नहीं हो सकता तो सजा इस बच्चे को दे दो। मेरे और निशा के पास कुछ पैसे हैं, आप रख लो। जब हालत ठीक हो जाएगी तो आप हमें लौटा देना। तुम दोनों के पास पैसे कहाँ से आए? माँ जी, हमने अपनी शादी के बाद से हर सैलरी में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा करके अपनी संतान के लिए जोड़ा है और वो एक अच्छी खासी रकम भी हो जाएगी। अगर भगवान न करे कल को हमारी संतान हो और हम किसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस जाए तो हमारा बच्चा सफर न करे, इसलिए हमने जोड़ के रखे हैं पैसे। सैम अपने पैसों में से 2 लाख रुपए लाकर निधि को देता है और उसको घर छोड़कर आता है। साथ ही अपने जीजू को भी समझाता है। इन सब के बाद जब वो घर आता है तो कुंती भी अपने बेटे और बहू से माफी मांगकर बोलती है, बेटा और निशा बहू, मुझे माफ कर दो। हमेशा ही बहू को मैं साल बर्बाद करने का ताना मारती रही, लेकिन तुम दोनों ने तो अपनी जिंदगी के कुछ साल जानकर बर्बाद किए ताकि अपने आने वाले बच्चे के भविष्य को अच्छा बना सको। आज तुम्हारे कारण ही निधि का बच्चा इस दुनिया में आएगा। मुझे माफ कर दो बेटा, तुम लोगों की दूर की सोच को मैं नहीं समझ पाई। कुंती को अपनी गलती, साथ ही 1 साल में निधि भी अपने भाई से लिया सारा पैसा लौटा देती है और उसके अगले साल सैम और निशा भी एक सुंदर से बेबी बॉय को घर में वेलकम करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।